थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भारतीय तर्कशास्त्र के संबंध में मैंने विवेचना किया था। मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल में समझाया था कि दर्शन शास्त्र कहते किसे हैं, फिलॉसफी किसे कहते हैं, फिलॉसफी के कितने पक्ष होते हैं, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण हैं, और हमारे टॉपिक में जो भी रखा गया है मैंने उसको स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा टेक्निकल रूप में मैंने एक्सप्लेन किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मित्रों 5 मिनट उसको ओवरऑल रिवीजन करते हुए हम अपने टॉपिक पर तुरंत लौटते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो फिलॉसफी है यह 2 शब्दों से मिलकर बनी है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम। कहने का मतलब हुआ कि पाश्चात्य दार्शनिक जगत में पाश्चात्य दार्शनिक चिंतकों ने या दार्शनिकों ने फिलॉसफी को ज्ञान के पिपासा को शांत करने के लिए, एक मानसिक व्यायाम के लिए, ज्ञान से संबंधी मनोरंजन के लिए इसको एक्सेप्ट किया था, इसे प्रस्तुत किया था। लेकिन जब हम भारतीय वांग्मय की तरफ आते हैं, भारतीय परिवेश में आते हैं, इसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विषय का साक्षात्कार करना, समस्या के अंतरतम बिंदुओं को जान लेना, जिससे समस्या का प्रभावी समाधान हो जाए। याद रखना मित्रों, पाश्चात्य जगत में मानसिक व्यायाम के रूप में ज्ञान संबंधी मनोरंजन के लिए फिलॉसफी को अडॉप्ट किया गया है। भारतीय दर्शन में, भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन शास्त्र को जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर मैंने आपको समझाया था कि दर्शन शास्त्र के 2 पक्ष होते हैं, फिलॉसफी के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है जिसे तत्व मीमांसा कहते हैं, दूसरा होता है जिसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। मैंने बोला था, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। मैंने बोला था कि तत्व की जब विवेचना की जाती है, अर्थात दर्शन का वह पक्ष जिसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जगत, जन्म, मरण, मोक्ष, अमरता, इन सारे बिंदुओं की समीक्षा की जाती है, तो उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। और जब प्रमेय, प्रमाण, प्रामाण्य अर्थात ज्ञान से संबंधित पक्षों की विवेचना की जाती है, मीमांसा की जाती है, तब उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और मित्रों, मैंने आपको समझाया था कि जो भारतीय दर्शन है, इनका जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल मित्रों क्लियर कट दिमाग में रखना कि भारतीय जो दार्शनिक हैं वे तत्व मीमांसा को पहले महत्व देते हैं, उसके बाद ज्ञान मीमांसा की तरफ आते हैं। कहने का मतलब, अगर हम लोग थोड़ा चार्ट के रूप में समझें तो मैंने आपको यही समझाया था कि जो दर्शन है उसके 2 पक्ष हो गए। एक हो गया तत्व मीमांसा, एक हो गया ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ध्यान रखना, जो भारतीय दार्शनिक हैं वो पहले तत्व मीमांसा को महत्व देते हैं, इनकी विवेचना करने के बाद वो ज्ञान मीमांसा की तरफ आते हैं। मतलब तत्व मीमांसा को अधिक महत्व देते हैं, उसके बाद ज्ञान मीमांसा की तरफ आते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य विचारक हैं, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, पहले वो ज्ञान मीमांसा की विवेचना करते हैं। पहले वे मानव ज्ञान की सीमा को जान लेना चाहते हैं, मानव ज्ञान की परिसीमांकन कर लेना चाहते हैं, उसके बाद वो तत्व मीमांसा की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वह सोचते हैं
कि हम ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि नहीं, पहले इसकी तो हम समीक्षा कर लें, पहले हम मानव ज्ञान की सीमा को तो जान लें। इसीलिए वो पहले ज्ञान मीमांसा को महत्व देते हैं, फिर तत्व मीमांसा को महत्व देते हैं। लेकिन मित्रों, जो भारतीय दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिक पहले तत्व मीमांसा को महत्व देते हैं, उसके बाद ज्ञान मीमांसा को महत्व देते हैं। मित्रों ध्यान रखना, तत्व मीमांसा दो शब्द से मिलकर बना है तत्व धन मीमांसा, ज्ञान मीमांसा दो शब्द से मिलकर बना है ज्ञान धन मीमांसा। मतलब जिसमें तत्व की मीमांसा की जाए, जिसमें ज्ञान की मीमांसा की जाए, उसे हम लोग तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तत्व में क्या क्या होंगे? आत्मा, परमात्मा, जगत, ईश्वर, ब्रह्म, जन्म, मरण, मोक्ष, अमरता, ये जितने भी हैं सब बिल्कुल तत्व के अंतर्गत, तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। और जो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएंगे, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रामाण्य, ये जितने भी होते हैं, जो ज्ञान के ओरिजिनेशन से लेकर के, ज्ञान के उद्भव से लेकर के ज्ञान की प्रामाणिकता तक जितने भी पक्ष जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे पक्ष ज्ञान मीमांसा से संबंधित होते हैं। ठीक है मित्रों, मैंने आपको पूरा समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि भारतीय दर्शन में, चूंकि हम लोग भारतीय दर्शन की, भारतीय तर्कशास्त्र की विवेचना कर रहे हैं, जो हमारे नेट फर्स्ट पेपर में रखा गया है, तो मैंने कहा था कि भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण को स्वीकार किया गया है। 6 प्रमाण को स्वीकार किया गया। मित्रों ध्यान रखना, कितने प्रमाणों को स्वीकार किया है? 6 प्रमाणों को स्वीकार किया है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सारे प्रमाण आपके कोर्स में हैं। आप देख रहे हो, आप अपना सिलेबस उठा के देखें तो सारी चीजें आपके यहाँ रखी गई हैं। कौन कौन है? पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण, चौथा उपमान प्रमाण, पांचवा अर्थापत्ति प्रमाण, छठा अनुपलब्धि प्रमाण, मित्रों ध्यान से समझिए, एक एक बिंदु को बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा। ये जो 6 प्रमाण हैं, आपसे अगर पेपर में पूछे कि भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए, तो मित्रों 6, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ध्यान देना, एक एक चीज़ों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब जो चीज़ हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव में लें, जो चीज़ हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखें, अर्थात जिसका प्रत्यक्षीकरण सीधे सीधे जिसे देख करके हम जान लें, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो मित्रों इससे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुमान का मतलब होता है जहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान काम न करे, अर्थात जिस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान न हो पाए, तब हम वहां अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां पर अप्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब हो गया कि प्रत्यक्ष से हमको प्रत्यक्ष ज्ञान मिल गया, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान मिला, अनुमान प्रमाण से अप्रत्यक्ष ज्ञान मिला। ध्यान रखना मित्रों, अप्रत्यक्ष ज्ञान मिला। फिर उसके बाद शब्द प्रमाण आता है। शब्द प्रमाण में हम लोग देखते हैं ईश्वरीय वचन, पूरा लिखाए थे, समझाए भी थे, ईश्वरीय वचन, धर्म ग्रंथ और उसके बाद वेद। ये सब क्या है? ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हें हम शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे आकाशवाणी हो जाती है, इससे जो मुझे मिला, ऐसे ज्ञान को शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे आप पेपर में पूछ सकता है कि अचानक रास्ते में जाते हुए पथिक को आकाशवाणी से सूचना मिली, ठीक है, आकाशवाणी हुई और उसे अग्रिम घटना के बारे में जानकारी मिल गई,
तो अब आप देखिए, आकाशवाणी हुई या भगवान ने संदेश दिया या वेद से उसे ज्ञान मिला, ऐसी जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है उपमान प्रमाण। मित्रों, मैंने उस वीडियो में भी लिख करके समझाया था, मैंने कहा था यहां सादृश्यता से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सादृश्यता, यहां हम लोग किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं? सादृश्यता से, अर्थात समानता स्थापित करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप घर पर गाय को हमेशा देख रहे हैं और जंगल में अपने मित्र के साथ चले गए, वहां सेम हूबहू उसी तरह की कोई जानवर आपको दिखाई दे, तब आप पहचान लेते हैं कि निश्चित रूप से यह नील गाय है, अर्थात गाय की वो जो सारे गुण हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात जहां समानता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। अब आया मित्रों अर्थापत्ति। मैंने बताया था जब दो परस्पर विरोधी बातें सामने आए और उनको सही करने के लिए किसी प्रकार की हमको कल्पना करनी पड़े, तब उसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण में हमने आपको समझाया था दो विरुद्ध, विरुद्ध मतलब परस्पर विरोधी, दो विरुद्ध कोटिक अनुभव अगर हो, मतलब दो परस्पर विरोधी बातें हों, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए जिसकी मैं कल्पना कर लेता हूं वह क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण हो जाता है। जैसे मैंने बोला था रमेश मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता। समझिए, रमेश मोटा है, बहुत तगड़ा है, खूब तोंदुमल है, खूब मोटा है, लेकिन वो दिन में नहीं खाता, अर्थात उसको कोई फ्रेंड दिन में नाश्ता पानी करते हुए नहीं देखता। अब मित्रों दो बातें हैं, रमेश मोटा भी है और वह दिन में खाता भी नहीं है। कहने का मतलब ये दो परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही हैं। अब इसकी समस्या का समाधान करने के लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि रमेश मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता, इसका मतलब है कि नो डाउट वह रात में जरूर खाता होगा। तो रात में जरूर खाता है, यह जो हमने परिकल्पना की है दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, उसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो अर्थापत्ति प्रमाण में दो परस्पर विरोधी बातों के बीच, या आप कह सकते हैं समस्या का समाधान करने के लिए जो कल्पना की जाती है ताकि उनकी सार्थकता सिद्ध हो सके, उसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। जैसे रमेश मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता, तो दिन में नहीं खाता, रमेश मोटा है, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि नो डाउट रमेश रात में भोजन अवश्य करता है, इसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण का मतलब होता है मित्रों, मैंने वहां पर बोला भी था कि अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है। ध्यान रखना, अभाव का ज्ञान होता है। अभाव का मतलब ये नहीं कि हमारे पास गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी, ये इस अभाव की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ अभाव का मतलब होता है कि कोई भी अधिकरण है, वहाँ पर कोई वस्तु रखी गई थी लेकिन इस समय वस्तु नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कमरे में बैग रखा था और बाद में पता लगता है कि कमरे में बैग नहीं है, अर्थात बैग का अभाव है कमरे में। उसके ज्ञान के लिए जिस प्रमाण का हम प्रयोग करते हैं उसे अनुपलब्ध प्रमाण कहते हैं। तो मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ चले आ रहे हैं, क्योंकि अनुमान का ही प्रश्न आपके यहाँ ज़्यादा पूछा जाता है। चूँकि समय कम है, बहुत डिटेल न जाते हुए सीधे सटीक टॉपिक पर हम उतरते हैं, तो अनुमान को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या है। मैंने आपको अनुमान के संदर्भ में भी मैंने 2-3 बातें आपको समझाया था। हमको विश्वास है कि आप उसी समय समझ गए होंगे। मैंने कहा था कि अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन मान। अनु माने होता है पीछे
मान मीन्स होता है ज्ञान, इसका मतलब हो गया पीछे का ज्ञान, अर्थात पश्चातवर्ती ज्ञान। पश्चातवर्ती ज्ञान, ध्यान रखना मित्रों, पश्चातवर्ती ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान, उसे अर्थात अपरोक्ष ज्ञान, उसे हम अनुमान कहते हैं। तो मित्रों अब उसी के अंतर्गत हम आते हैं। मैंने वहां समझाया था कि अनुमान, अब आप इसमें उदाहरण भी ले सकते हैं कैसे अनुमान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने काली घटा देखी, ध्यान से समझना, हमने उसमें काली घटा देखी, बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखा और हमने कल्पना कर लिया कि भयंकर बारिश होगी। हम अनुमान लगा लिए कि बारिश बहुत तगड़ी होगी, बहुत तेजी से बारिश होगी। और मान लीजिए हमारे सामने नदी उफान पर है, पूरा पानी का प्रवाह चल रहा है, तो नदी के उफान पर होने, अर्थात सुबह उठकर जब हम देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, उसे देखकर हम अनुमान लगा देते हैं नो डाउट कहीं न कहीं भारी बारिश हुई है। तो यह हो गया अनुमान। तो अनुमान का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान, अर्थात पश्चातवर्ती ज्ञान। मैंने मित्रों आपको बोला था, पिछले वीडियो में बताया था कि अनुमान के कई तत्व होते हैं। अब उसी की चर्चा हम करने चल रहे हैं। आप देख रहे हैं अनुमान के अधोलिखित तत्व हैं। पहला है पक्ष, दूसरा है साध्य, तीसरा है हेतु, चौथा है पक्ष धर्मता, पांचवा है सपक्ष, छठा है विपक्ष, सातवां है व्याप्ति। आप ध्यान देना, ये आपके पेपर में विधिवत रखा गया है, सिलेबस में है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है मित्रों, कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। इसको हमें सीखना है, इसमें घबराना नहीं है, सीखना है। जैसे आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पक्ष है, ये साध्य है, ये हेतु है, ठीक है ना। और आप देख रहे हो पक्ष का उदाहरण क्या है, मैं कल बताया था पर्वत। साध्य का उदाहरण क्या है, आग। अभी हम बताते हैं कहां से हम उदाहरण ले रहे हैं। हेतु का उदाहरण क्या है, धुआं। ध्यान रखना मित्रों, मैं पिछले वीडियो में स्टेटमेंट लिखा था। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, पर्वत पर आग है, आग है क्योंकि वहां धुआं है। बस मित्रों इन्हीं दो तर्क वाक्यों पर आप निगाह लगाइए और अभी शेष को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप केवल इन्हीं बिंदुओं पर चलिए, इतने बातों पर आप गौर करिएगा, सब पता चल जाएगी। हमको यह सिद्ध करना है पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। पहले इसमें हमको पहचानना है मित्रों, खूब इस उदाहरण को पूछता है, पहले में पहचानना है कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है। जैसे ध्यान दीजिए, आपके सामने पर्वत मालाएं हो, आपके सामने पर्वत श्रेणी हो और वहां पर भयंकर धुआं उठ रहा हो, भयंकर उठ रहा हो। ये बादलों वाला नहीं, ये जो आप देखते हैं बर्फ वाला नहीं, एक काला काला धुआं खूब उठ रहा हो और आप उस पर्वत पर काले काले धुएं या जटिल धुआं, एकदम संश्लिष्ट धुआं को देख करके आप कल्पना कर सकते हैं
कि नो डाउट वहां आग जरूर जल रही है। ध्यान देना मित्रों, बात यहां हो रहा है कि अगर मान लीजिए ये पहाड़ है और यहां पर आग जल रही है तो धुआं जरूर होगा। ठीक है, अब इसमें तीनों चीजों को सीखना है। हमने पहला लिया है पक्ष। आप देख रहे हैं मैंने परिभाषा दिया है पक्ष की। क्या परिभाषा दिया है? वह आश्रय जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है। ध्यान देना मित्रों, यहां पर आपको देखना है वह आश्रय जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है। आश्रय क्या होगा? यहां पर आश्रय होगा पर्वत। ध्यान देना, आश्रय होगा पर्वत। क्यों? क्योंकि वह आग उस पर्वत पर है। तो जिस पर होता है वही आश्रय कहलाता है, वही आश्रय होता है, वही पक्ष कहलाता है। तो ऐसा आश्रय जिस पर आग है वह पक्ष कहलाता है। तो आश्रय है कौन? हम पर्वत पर आग की बात कर रहे हैं। हम आपसे अगर कहें कि बेटा ये पर्वत देखो और बताओ कि इसमें आग है कि नहीं है, तो मित्रों बताइए आग क्या है? आग तो साध्य है जिसको मुझे सिद्ध करना है। किस पर सिद्ध करना है? पर्वत पर सिद्ध करना है। और किसको देख करके हम सिद्ध करेंगे कि पर्वत पर आग है? धुएं को देख करके हम सिद्ध करेंगे कि पर्वत पर आग है। तो पर्वत क्या हो गया? आश्रय हो गया। पर्वत क्या हो गया? पक्ष हो गया। वही मैंने परिभाषा दिया। पक्ष का मतलब वह आश्रय जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है। तो आश्रय क्या हुआ? पर्वत। साध्य क्या हुआ? आग। धुआं क्या हुआ? हेतु। क्योंकि मित्रों आप देख रहे हो धुआं को देख करके, अगर मैं आपसे कहूं कि पर्वत पर आग है सिद्ध करो, आप धुएं को जब देखते हो तब पर्वत पर आग के होने की बात, सच्चाई सामने आपके आती है। तो कहने का मतलब अगर पहाड़ी सामने हो, मुझे आग रूपी साध्य को सिद्ध करना, साध्य माने जिसको हम सिद्ध करें, तब हम कैसे सिद्ध करेंगे? पर्वत पर चढ़ करके तो हम नहीं सिद्ध करेंगे, क्योंकि इतनी हाइट पर पर्वत होता है, हर जगह चढ़ना ठीक नहीं होता, आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो पता लगा हमने देखा भयंकर धुआं उठा हुआ है, काला काला धुआं उठा हुआ, घनिष्ठ धुआं उठा हुआ है एकदम, उसको देख करके हम बताए कि नो डाउट सर वहां पर आग है, क्योंकि वहां धुआं उठ रहा है। तो धुआं क्या हो गया? साक्ष्य हो गया, प्रमाण हो गया, जिसको देखकर हम किसे सिद्ध कर रहे हैं? आग को सिद्ध कर रहे हैं। किस पर सिद्ध कर रहे हैं? पर्वत पर सिद्ध कर रहे हैं। तो यह जो पर्वत है आश्रय है। तो मैंने बोला कि पक्ष वह आश्रय है जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है। दूसरा आया मित्रों, साध्य किसे कहते हैं? जिसे पक्ष में सिद्ध किया जाता है। पक्ष हमारा है आश्रय पर्वत, अर्थात पर्वत पर हम जिसको सिद्ध करते हैं वही साध्य कहलाता है। तो साध्य हो गया कौन? आप देख रहे हो आग। पक्ष कौन हो गया? पर्वत। साध्य कौन हो गया? आग। अब सामने आया हेतु। हेतु का मैंने बोला था, हेतु वह साक्ष्य है, वह प्रमाण है जिसके आधार पर हम आग को पर्वत पर सिद्ध कर लेते हैं। तो हेतु क्या है? साक्ष्य है। साक्ष्य क्या मिला था हमको? धुआं। धुआं वह प्रमाण है जिसको देख करके कोई व्यक्ति पर्वत पर आग होने की परिकल्पना कर लेता है। तो धुआं यहां पर हो गया क्या? हेतु हो गया। तो हमने यहां पर लिखा भी है, ऐसा साक्ष्य जिससे पक्ष में साध्य को सिद्ध किया जाता है। तो पक्ष हो गया मित्रों पर्वत, साध्य हो गया आग, और हेतु हो गया धुआं। हेतु हो गया धुआं, क्योंकि आप देख रहे हो धुआं को देखकर पर्वत रूपी आश्रय पर आग रूपी साध्य को सिद्ध किया जाता है। तो जब भी आपके चर्चा में आएगा, चूंकि आप भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ रहे हैं, वहां आपको दे देगा पर्वत पर आग है, इसमें पक्ष कौन है? तुरंत कहेंगे पर्वत। साध्य कौन है? तुरंत कहेंगे आग। फिर नीचे दिया रहता है क्योंकि वहां धुआं है। हम कहेंगे हेतु कौन है? आप कहेंगे धुआं। तो धुआं हेतु हो गया।
पर्वत पक्ष हो गया, आग साध्य हो गया। और अब हम इसमें कैसे समझें कि जो आश्रय होता है, जिस पर मुझे आग को सिद्ध करना है, वह आश्रय पक्ष कहलाता है, पर्वत है। पर्वत पर जिसे हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह साध्य कहलाता है, आग साध्य हो गया। और आग को हम कैसे सिद्ध कर रहे हैं? पर्वत पर धुआं को देख करके, बड़ा बड़ा धुआं उठ रहा है, भयंकर धुआं उठ रहा है, तो धुआं यहाँ साक्ष्य हो गया जो हेतु के रूप में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया मित्रों कि अनुमान की प्रक्रिया, ध्यान देना बाबू, अनुमान की प्रक्रिया में ये तीनों रहते हैं। अगर ये तीनों नहीं है तो अनुमान की कल्पना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पक्ष में हम साध्य का अनुमान तभी करते हैं जब हेतु विद्यमान हो। ध्यान देना, अनुमान की प्रक्रिया में हेतु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे हेत्वाभास पढ़ाएंगे, तो चूंकि पूरा का पूरा अनुमान हेतु पर निर्भर करता है। अगर हेतु हमारा गड़बड़ हो जाए, हेतु मेरा बेकार हो जाए, हेतु में गलती उत्पन्न हो जाए, दोषी हो जाए, तो मेरा पूरा अनुमान दूषित हो जाता है। तो आगे हम हेत्वाभास जब पढ़ाएंगे, हेतु का आभास, तब आप समझोगे। अभी आप इन तीन की त्रिगुटी जरूर जानिएगा। पक्ष, साध्य, हेतु। पक्ष है आश्रय पर्वत, साध्य है वह जिसे सिद्ध करना है आग, और उसके बाद में हेतु वह है जिसको देख करके हम आग को पर्वत पर सिद्ध करते हैं, वह है धुआं। ठीक है ना? इन तीन चीजों को हमको समझना है। समझने के बाद अब बातें कंफर्म हो गई कि अब पक्ष क्या है, हम तुरंत कहेंगे, अगर पेपर में दिया रहेगा पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, कह देगा कि बताओ इसमें, आपसे सीधे पेपर में प्रश्न करेगा, बताओ इसमें पक्ष कौन है? तुरंत कहेंगे पक्ष है पर्वत। कहेगा साध्य कौन है? आग है साध्य, क्योंकि इसी को सिद्ध कर रहे हैं। कहेगा कि उसमें हेतु कौन है? धुआं, धुआं हो गया हेतु। तो इस तरह से मित्रों ध्यान रखना है, जिस पर हम आग को सिद्ध करेंगे, जिस पर हम साध्य को सिद्ध करेंगे वह पक्ष होगा। पक्ष पर जिसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे वह साध्य होगा। और जिस चीज को, जिस साक्ष्य को, दृष्टांत को देख करके हम उसमें साध्य को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वह साक्ष्य पूरी तरह से हेतु कहलाता है। और ध्यान रखना मित्रों, पक्ष, साध्य, हेतु की यह जो त्रिगुटी है अनुमान की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। लेकिन इन तीनों में मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, लेकिन इन तीनों में हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुमान की प्रक्रिया पूरी तरह से हेतु पर निर्भर करती है। अगर हेतु का आभास हो जाए, अगर हेतु दोषी हो जाए, हेतु प्रदूषित हो जाए, तो मेरा पूरा अनुमान की प्रक्रिया प्रदूषित हो जाती है। ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि हम उसी को तो देख करके हम अनुमान लगाते हैं। आप बताइए, अगर धुआं देखने में कहीं हम गड़बड़ी कर गए तो क्या हम पर्वत पर आग को सिद्ध कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे हम हेत्वाभास में पढ़ाएंगे। तो मित्रों, पक्ष क्लियर हो गया, साध्य क्लियर हो गया, हेतु क्लियर हो गया। फिर आता है पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता का मतलब है पक्ष में हेतु का होना। ध्यान देना मित्रों, पक्ष में हेतु का होना। पक्ष क्या है? पर्वत। हेतु क्या है? धुआं, अर्थात पर्वत में धुएं का होना। तो यहां उदाहरण भी दिया है, पर्वत में धुएं का दिखाई देना। मित्रों, बार बार मैं बोल रहा हूं, पक्ष क्या है? पर्वत। साध्य क्या है? आग। हेतु क्या है? धुआं। इसका मतलब हो गया कि पक्ष में हेतु का होना, पर्वत में धुएं का दिखाई देना। फिर आता है सपक्ष। सपक्ष का मतलब होता है मित्रों पक्ष का सजातीय दृष्टांत। कहने का मतलब, जैसे हम लोग पक्ष में देखते हैं जहां साध्य पाया जाता है, उसी तरह से हम उसका सजातीय दृष्टांत ढूंढते हैं, सजातीय उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग देखें कि पर्वत पर उसमें साध्य है, पर्वत पर आग है, तो हम देख रहे हैं कि आग के होने को सिद्ध करना है। तो आग और कहाँ हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने धुआं देखा, पर्वत पर आग होने को हमने मान लिया कि हाँ पर्वत पर आग है। क्यों? क्योंकि वहाँ धुआं है।
ठीक है। और आग कहाँ हो सकती है? आग हमारे रसोई घर में भी हो सकती है, ठीक है, आग अलाव में भी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब जहां साध्य हो, जहां साध्य की संभावना दिखे उसे हम सपक्ष कहते हैं। तो पक्ष का सजातीय दृष्टांत वह हो गया रसोई घर, आग रसोई घर में होता है। पक्ष का विजातीय दृष्टांत कहने का मतलब जहां पर शब्द आया है मित्रों, विजातीय दृष्टांत शब्द आया है। विजातीय का मतलब होता है विरोधी। तो आप जानते हो कि पक्ष का सजातीय दृष्टांत रसोई घर हो गया। अर्थात जैसे पक्ष क्या है, आप बार बार समझना, पक्ष क्या है? ऐसा आश्रय जिस पर हम साध्य को सिद्ध करें। तो कहने का मतलब जहां साध्य है क्या? आग है। पर्वत क्या है? पक्ष है। हम पर्वत पर आग को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं धुआं को देख करके। तो मेरे कहने का मतलब जैसे वहां मैंने आग को सिद्ध किया था, वैसे यहां पर भी हम बताएंगे कि ऐसा उदाहरण जहां आग पाई जाए तो वह रसोई घर होता है। पक्ष का विजातीय दृष्टांत, पक्ष का विरोधी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, रसोई घर में आग मिलती है लेकिन तालाब में पानी होता है, वहां आग नहीं होता। तो यह एक विरोधी दृष्टिकोण है, विरोधी उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसा उदाहरण जहां पर वो न मिले तो तालाब हो जाता है। फिर कहता है व्याप्ति, हेतु और साध्य का स्वाभाविक संबंध। ध्यान रखना मित्रों, व्याप्ति भी आपके कोर्स में रखा गया है। व्याप्ति का मतलब है हेतु और साध्य का स्वाभाविक संबंध। हेतु क्या है? धुआं। साध्य क्या है? आग। इसका स्वाभाविक संबंध होता है जहां जहां धुआं होगा वहां आग जरूर होगी। ध्यान रखना मित्रों, यह कभी कभी आपसे उल्टा पूछ लेता है, कभी कभी दे देता है जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। ये मित्रों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कई बार ऐसा उदाहरण आपके सामने आता है, आग रहती है लेकिन उसमें धुआं नहीं निकलता। जैसे आप अभी अंगीठी पर कोयला जला लीजिए, शुरू में तो धुआं उठेगा, लेकिन जब कोयला लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, तब वहां से कोई दूर से अगर अनुमान लगाए कि आप अपने बरामदे में आग जलाए हुए हैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि धुआं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चीज, आप जिस समय पता लगता है हीटर जला के बैठे हो, वहां आग तो है लेकिन धुआं नहीं है। इसका मतलब मित्रों जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है, बिल्कुल गलत है। कैसे बोलना है? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो मित्रों ध्यान रखना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। आपसे पेपर में पूछेगा अधोलिखित में से ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है मित्रों व्याप्ति का। ध्यान रखिएगा, व्याप्ति है क्या? व्याप्ति जो है दो का स्वाभाविक संबंध है। किसका किसका? एक हेतु का, दूसरा साध्य का। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का जो घनिष्ठ संबंध है, इन दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है वही व्याप्ति कहलाता है। तो जब भी व्याप्ति शब्द आवे तुरंत दिमाग में रखना हेतु और साध्य का घनिष्ठ संबंध, ठीक है ना। और उसके लिए यह उदाहरण दिमाग में रखिएगा, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। कभी कभी मित्रों फंसाने के लिए दे देता है, आपको मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं, फंसाने के लिए आपको दे देता है कि अधोलिखित में से व्याप्ति का उदाहरण कौन है? दे दिया, जहां जहां आग होती है वहां धुआं होता है, धुआं होता है। मित्रों ध्यान देना, एक एग्जाम्पल ये उठा के दे दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये उठा के दे दिया। अब इन दोनों में से पूछ रहा है व्याप्ति कौन है? ध्यान रखना मित्रों, यह व्याप्ति नहीं है, यह गलत है, क्योंकि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। यह सदैव सत्य नहीं होता, क्योंकि तमाम ऐसे बिजली के ऑपरेटर्स बन चुके हैं कि उसमें आग का लौ तो रहता है, आग की ऊष्मा तो रहती है, लेकिन धुआं नहीं दिखाई देता। जहां और व्याप्ति तभी संभव है जब हेतु और साध्य के बीच में बिल्कुल स्वाभाविक संबंध बना रहे।
अर्थात दोनों साथ साथ दिखाई दें। इस उदाहरण में बिल्कुल सही है। जहां धुआं होगा निश्चित रूप से वहां आग होगी। आग हो और उसमें, अब सोचिए, सॉरी, धुआं हो और आग ना हो, ये कभी संभव नहीं है। अगर धुआं उठ रहा है, भयंकर धुआं उठ रहा है, काला काला धुआं उठ रहा है और खूब एकदम घना धुआं उठ रहा है और आप कह दीजिए वहां आग नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। जहां कहीं भी धुआं होगा वहां आग जरूर मिलेगी। लेकिन मित्रों, जहां कहीं आग होगी वहां धुआं जरूर होगा, यह बात सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स बन चुके हैं जहां आप देखते हो आग तो रहती है लेकिन धुआं नहीं दिखाई देता। और इसलिए जब कभी ऐसा लिखा हुआ आपके पेपर में आ जाए तो इसको गलत मानिएगा। यही उदाहरण सही है जो व्याप्ति का उदाहरण होता है। व्याप्ति का मतलब है हेतु और साध्य का घनिष्ठ संबंध। हेतु क्या है? धुआं है। साध्य क्या है? आग है। पक्ष क्या है? पर्वत है। ध्यान रखिएगा मित्रों। तो इस तरह से पूरा हमने आपको समझा दिया, आप पूरा समझ गए होंगे कि पक्ष क्या है? आश्रय जिस पर आग को सिद्ध करना है। साध्य क्या है? वह आग जिससे सिद्ध किया जाता है। हेतु वह एग्जाम्पल है या वह साक्ष्य है जिसके आधार को सिद्ध किया जाता है। पक्ष धर्मता, पक्ष में हेतु का होना। सपक्ष, पक्ष का सजातीय दृष्टांत। विपक्ष, पक्ष का विजातीय दृष्टांत। व्याप्ति, हेतु व साध्य का स्वाभाविक संबंध। मित्रों ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लेना ताकि आपको विधिवत इसके सारे फैक्ट मिल जाए, नहीं तो आपको समझने में बड़ा भ्रम होता रहेगा। अब आइए मित्रों, हम लोग आते हैं अनुमान के प्रकार। चलिए हम लोग अनुमान के प्रकार की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुमान के प्रकार। अनुमान के प्रकार। ध्यान रखना मित्रों, इसको दो तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं। इसको दो तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं। एक होता है स्वार्थानुमान, एक होता है परार्थानुमान। एक होता है परार्थानुमान। एक है पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत अनुमान। दूसरा है शेषवत अनुमान। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। सामान्यतो दृष्ट अनुमान। मित्रों ध्यान दीजिए, ये दो तरह से मैंने डिवीजन किया है। एक को स्वार्थानुमान कहा, एक को परार्थानुमान कहा। ध्यान देना, स्वार्थानुमान का मतलब होता है जहां पर अपने शंका को दूर किया जाए। कहने का मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया कि ऐसा अनुमान जिसमें अपने संशय को दूर करें। संशय को दूर किया जाता है, दूर किया जाता है। परार्थानुमान का मतलब होता है जहां दूसरे के संशय को दूर करते हैं।
जहां दूसरे के संशय को दूर करते हैं। स्वार्थानुमान का मतलब हो गया मित्रों ऐसा अनुमान जिसमें हम अपने भ्रम को दूर करते हैं, ऐसा अनुमान जिसमें हम अपने संशय को दूर करते हैं। तो मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां हमें सारे सिस्टम का यूज नहीं करना होता। जैसे अगर मुझे पर्वत पर आग होने का भ्रम हो गया तो हमको किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं पर्वत पर निगाह दौड़ाएंगे, धुआं को देख करके आग को हम जान लेंगे कि वहां पर आग है। तो स्वार्थानुमान ऐसा अनुमान है जिसमें केवल अपने संशय को दूर किया जाता है। परार्थानुमान ऐसा अनुमान होता है जिसमें दूसरों की शंका को दूर किया जाता है, दूसरे के संशय को दूर किया जाता है। ध्यान रखना मित्रों, जहां स्वार्थानुमान होता है, जहां अपने संशय को दूर करना होता है, वहां न्याय वाक्य के सिस्टम का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता। अर्थात वहां पर जो अनुमान की प्रक्रियाएं हैं उन सबको एक साथ फॉलो करना, उनको सीक्वेंस में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम सीधे पर्वत पर धुआं को देख करके आग के होने का अनुमान कर लेते हैं। लेकिन मित्रों जहां दूसरे का भ्रम दूर करना होता है, परार्थानुमान जहां दूसरे के संशय को दूर करना होता है, वहां किसी न किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। वहां हमें अनुमान की जो 5 प्रक्रियाएं होती हैं उन 5 का प्रयोग हमको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो स्वार्थानुमान ऐसा अनुमान है जिसमें अपने संशय को दूर किया जाता है। परार्थानुमान ऐसा अनुमान है जिसमें दूसरों के शंका को दूर किया जाता है, दूसरों के संशय को दूर किया जाता है। आप देखते हो स्वार्थानुमान को दूर करने के लिए न्याय वाक्य की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन परार्थानुमान को दूर करने के लिए न्याय वाक्य की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको समझाएंगे कि न्याय वाक्य की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन अभी पहले इनके प्रकार को आप समझ लीजिए। तो स्वार्थानुमान में अपने संशय को दूर करते हैं, परार्थानुमान में दूसरे के संशय को दूर करते हैं। अब मित्रों हम आगे पूर्वोक्त अनुमान, शेषवत अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान। ध्यान रखिएगा, पूर्वोक्त अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान में कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है, एग्जाम्पल देकर के पूछ लेता है, और उसमें मित्रों आपको चेक करने के लिए बोलता है बताइए कौन सा अनुमान है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप पकड़ने की कोशिश करिए। काली घटा को देखकर भारी बारिश करने का अनुमान। ध्यान देना मित्रों, काली घटा को देखकर भारी बारिश करने का अनुमान। तो ऐसे ही पेपर में आपको उठा करके दे देगा, कह देगा कि बताओ काली घटा को देखकर भारी बारिश का अनुमान। तब आपको क्या करना है, तुरंत ध्यान में रखना है कि जब प्रत्यक्ष कारण को देख करके, मेरी बात समझना, जब प्रत्यक्ष कारण को देख करके अप्रत्यक्ष कार्य की अनुमान किया जाता है, अर्थात काली घटा प्रत्यक्ष कारण, काली घटा को देखकर भारी बारिश अप्रत्यक्ष कार्य, अभी बारिश हुई नहीं है, अभी दिखाई नहीं दे रही है, अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान किया जाता है, तब उसे हम पूर्वोक्त अनुमान कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष कारण को देख करके, प्रत्यक्ष कारण के आधार पर अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान किया जाता है। अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान किया जाता है मित्रों। प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष कारण क्या है, काली घटा। मैं उदाहरण दे रहा था कि काली घटा को देखकर भारी बारिश का अनुमान। तो भारी बारिश आप देख रहे हो, काली घटा को देखकर भारी बारिश का अनुमान, अर्थात प्रत्यक्ष कारण को देख करके अप्रत्यक्ष कार्य का जब अनुमान किया जाता है तब उसे हम पूर्वोक्त अनुमान कहते हैं। तो पूर्वोक्त अनुमान में क्या होता है, प्रत्यक्ष कारण को देख करके अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान किया जाता है। शेषवत अनुमान क्या है, ध्यान रखना मित्रों, इसी को पलट देना है। अब हम बोलेंगे प्रत्यक्ष
कार्य को देख करके, कारण नहीं, ऊपर तो हम कारण लिख चुके हैं, प्रत्यक्ष कार्य को देख करके या प्रत्यक्ष कार्य को देख करके या प्रत्यक्ष कार्य के आधार पर अप्रत्यक्ष कारण की कल्पना करना। अप्रत्यक्ष कारण की कल्पना करना कहने का मतलब हो गया कि जब हम प्रत्यक्ष कार्य को देख करके अप्रत्यक्ष कारण को कल्पना में लेते हैं उसे शाश्वत अनुमान कहते हैं। जैसे मित्रों हम लोग सुबह सो करके उठे, नदी में भारी बाढ़ देख लिए, गंदा पानी, बिल्कुल मटमैला पानी बड़ी तेजी से बहा जा रहा है, भयंकर बाढ़ आई हुई है। तुरंत हम लोग उस भयंकर बाढ़ के पानी को बहते हुए, प्रत्यक्ष कार्य जो कार्य मुझे दिखाई दे रहा है, पानी को बहते हुए, भयंकर बाढ़ को देखते हुए हम कल्पना कर लेते हैं कहीं न कहीं भारी बारिश हुई होगी। तो भारी बारिश का होना वह अप्रत्यक्ष कारण है, हम उसको देखते नहीं हैं, हम केवल उसके बारे में अनुमान कर रहे हैं। सुबह सो करके जब हम लोग उठे और नदी में भारी बाढ़ को देखें तो इस प्रत्यक्ष कार्य को देख करके हम भारी बारिश होने का अनुमान कर लेते हैं, तब उसी को हम कहते हैं शाश्वत अनुमान। इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग बाढ़ को देख करके हम भारी बारिश का अनुमान करते हैं, तब उसे हम शाश्वत अनुमान कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि गंदे पानी, भयंकर जल प्रवाह को देखकर भारी बारिश की कल्पना करना, तो आप कहते हो जल प्रवाह, जिसको आप बाढ़ कहते हो, बाढ़ को देखकर भारी बारिश का अनुमान, भारी बारिश का अनुमान। ठीक है। कहने का मतलब मित्रों, आप सुबह सोकर उठे, चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है, नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है, तुरंत आपने कल्पना कर लिया कि नो डाउट कहीं न कहीं भारी बारिश हुई है। जब प्रत्यक्ष कार्य को देखकर अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान कर लिया जाता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? शाश्वत अनुमान कहते हैं। पहले में क्या था? प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान किए हैं। दूसरे में क्या है? प्रत्यक्ष कार्य को देख करके अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान किए हैं। पहले में काली घटा को देखा तो भारी बारिश के होने का अनुमान कर लेते हैं कि बारिश होगी, जरूर होगी। दूसरे में हम लोग बारिश को दूसरे में हम लोग बहते हुए भयंकर पानी और जल प्रवाह, या आप कह सकते हैं नदी में आई हुई, उफनाई हुई नदी में आई हुई बाढ़ को देखकर कहीं भारी बारिश होने का अनुमान हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जब प्रत्यक्ष कार्य को देखकर अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान करें तो शाश्वत अनुमान है। जब प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान करें तब उसे हम पूर्वोक्त अनुमान कहते हैं। सामान्यतो दृष्ट का अनुमान, मित्रों ध्यान रखना, दो गुण साथ साथ हों, उसमें से किसी एक गुण को देखकर दूसरे का अनुमान करना। कहने का मतलब इसका तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है जहां दो गुण हों, दो गुण सदैव साथ हों, सदैव साथ रहते हों। जब दो गुण सदैव साथ में रहते हैं तो किसी एक गुण को देखकर, किसी एक गुण को देखकर दूसरे गुण का अनुमान कर लेना, यह क्या कहलाता है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहलाता है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान में मित्रों रटना नहीं, उसको दिमाग में सेट कर लो। जहां दो गुण एक साथ रहें और उसमें से किसी एक गुण को देखकर दूसरे गुण की कल्पना हम कर लें, जानकारी कर लें, उसे सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। जैसे मित्रों आपको हम बड़ा सरल उदाहरण दें, जैसे आप देखते हो जिन जानवरों को सींग होती है, सींग समझ रहे हैं ना, जानवरों के जो मुंडी पे बिल्कुल पतले पतले सींग लगी रहती हैं, तो जिन जानवरों को सींग होती हैं उनके पैर में जो खुर बना रहता है, खुर वो फटे रहते हैं, अर्थात वो दोनों खुर रहते हैं,
वो खुर में बिल्कुल बीच में गैपिंग रहती है, खुर फटे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम देखते हैं जिन जानवरों पर सींग होगी खुर जरूर फटा रहेगा। सींग और खुर का फटा होना ये दोनों साथ साथ रहते हैं मित्रों। अब इसमें हम क्या किए, किसी एक को देखकर दूसरे का अनुमान कर लिए, अर्थात हमने देखा कि किसी एक को देखा, सींग को देखकर फटे हुए खुर का अनुमान कर लिए। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सींग को देखकर फटे खुर, जो पैर में होता है, फटे खुर का अनुमान करना। फटे खुर का अनुमान करना किसको देख करके, सींग को देख करके। इसका मतलब है किसी भी जानवर में अगर सींग होगी तो उसके खुर जरूर फटे हुए होंगे, निश्चित रूप से खुर फटे रहेंगे। जब हम देख लिए कि दो गुण हमेशा साथ साथ रहता है, किसी एक को देखकर दूसरे का अनुमान कर लेते हैं, तो इसे हम सामान्यतः दृष्ट अनुमान कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने आज आपको अनुमान के स्वरूप, अनुमान के प्रकार पर फोकस किया है, एक एक तथ्यों को अवगत कराया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप विधिवत समझ गए होंगे। स्वार्थानुमान में अपने संशय को दूर किया जाता है, परार्थानुमान में दूसरे के संशय को दूर करते हैं, पूर्वोक्त अनुमान में ध्यान देना, प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान करते हैं, अर्थात काली घटा को देख करके होने वाली बारिश का अनुमान कर लेते हैं। और शेषवत अनुमान में प्रत्यक्ष कारण नहीं, प्रत्यक्ष कार्य को देखकर अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान करते हैं, अर्थात सुबह सोकर उठे, चारों तरफ जल प्रवाह बिल्कुल चल रहा है, जल भराव दिख रहा है, उसे देख करके भारी बारिश के होने का अनुमान हम कर लेते हैं, अर्थात उफनाई हुई नदी को देखकर कहीं भयंकर उसमें बारिश होने का अनुमान कर लेते हैं, तब उसे हम शेषवत अनुमान कहते हैं। जब प्रत्यक्ष कार्य को देखकर अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान करें तब शेषवत अनुमान होता है। जब प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य का अनुमान करें तो पूर्वोक्त अनुमान होता है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान का मतलब होता है जहां दो गुण हमेशा साथ साथ हों, एक को देखकर दूसरे का अनुमान कर लें, तब उसे हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों, एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, काली घटा को देखकर भारी बारिश का अनुमान करना, यह किस अनुमान का उदाहरण है? तुरंत मारेंगे पूर्वोक्त अनुमान। फिर कहेगा नदी में आई बाढ़ को देख करके कहीं भारी बारिश का अनुमान करना, शेषवत अनुमान। सींग को देख करके फटे हुए खुर का अनुमान करना, सामान्यतः दृष्ट अनुमान। इस तरह से मित्रों, आज के वीडियो में मैंने अनुमान के स्वरूप पर फोकस किया है। चूँकि आपके यहाँ सिलेबस बड़ा डिटेल में है, इसलिए हम बहुत डिटेल न जाते हुए अब नेक्स्ट वीडियो में सीधे हेत्वाभास पर हम आएंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इन 3 वीडियो को अगर आप बढ़िया से एनालाइज कर लोगे, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। मित्रों, ध्यान रखना, एग्जाम्पल जरूर तैयार रखना, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछता, टोटल एग्जाम्पल पूछता है। जैसे दे दिया पर्वत पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, यहीं पूछ लेगा हेतु कौन है, साध्य कौन है, पक्ष कौन है, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देगा। या सीधे दे देगा अधोलिखित में से कौन सपक्ष का उदाहरण है, दे दिया रसोई घर, तालाब, कुछ और, तब आप तुरंत रसोई घर को ट्रिक मारते हो। इस प्रकार मित्रों आपको एग्जाम्पल तैयार रखना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको रिवीजन करिएगा, जहाँ दिक्कत होगी आप फिर हमसे मैसेज करिएगा, हम उसको और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।